सभी छात्रों का स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 7वीं का भूगोल का अध्याय पहला पर्यावरण के बारे में हम जानकारी विस्तृत से लेंगे। उसके हमने 2 वीडियो बनाए हैं, तो उसमें भाग 1 जैसा आप देख सकते हैं, ये पर्यावरण के घटक है। ये इसमें कुछ पर्यावरण और जैसा उसमें कुछ प्राकृतिक और दूसरा यह मानव निर्मित कुछ घटक आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ज्वालामुखी के द्वारा उद्रेक से धुआं बाहर निकल रहा है, या ऊंची ऊंची इमारतें, झील है, इस हरियाली दिखाई दे रही है। और ये आप देख सकते हैं, यह हवाई जहाज जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो पर्यावरण के घटकों में आती है। जैसा कि पर्यावरण पर्यावरण ये फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेर। इसका अर्थ होता है हमारे पड़ोस में, यानी हमारे आसपास। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है। इसका अर्थ पड़ोस में। अब ये प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक वातावरण निर्मित पर्यावरण जो दृढ़ता से मनुष्य द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। जो नेचर है उसको इंसान जो है उसको प्रभावित कर रहा है। तो उसमें क्षेत्रों और घटकों को शामिल के साथ विपरीत है। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र एक प्राकृतिक वातावरण के रूप में माना जाता है। अभी आप देख सकते हैं, एक छोटी सी कहानी आपके किताब में दी गई है। अब उसमें लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट जो खेल का मैदान था, तो उसकी खुदाई हो रही थी। अब उसमें वही एक मैदान उनके खेलने के लिए, बच्चों के लिए था, और वो भी खुदाई के कारण अब उनको खेलने के लिए मैदान नहीं रहने वाला था। लोगों ने वहाँ बताया कि वहाँ बड़ी बड़ी ऊंचे इमारतें, फ्लैटों वहाँ बनने वाली हैं। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियाँ जो विशाल मैदान में हमेशा के लिए वो नष्ट हो चुकी है, तो उसके आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई, और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य भी वो उसमें काफ़ी दुखी हुए, और उन्हें देखा कि देखिए कि पर्यावरण किस तरह बदलता है। तो इस तरह की कहानी से शुरुआत होती है। अक्सर हमारे आसपास इस तरह के बदलाव अथवा परिवर्तन होते हुए आपको दिखाई देते हैं, और यह परिवर्तन पर्यावरण के मनुष्य कर रहा है। जैसा कोई पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ पर तोड़कर सड़क बनाई जाती है, तो इंसान जो है उसमें हस्तक्षेप करता है। अब यह पर्यावरण हमारे आसपास जो भी दिखता है, अभी आप अपने गांव में हैं इस समय, तो वहाँ स्कूल है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, घर के अंदर आपका मेज़ है जहाँ पर आप खाना खाते हैं, या टेबल है, कक्षा है, कुर्सी, मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, सड़क, जो भी चीज़ें, घास के मैदान, खेत, जो भी आपको जो चीज़ें दिखती है अपने आसपास, यानी मनुष्य के आसपास जो भी चीज़ें होती है, वह सब पर्यावरण के घटक है। अब इनमें से कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, मतलब नेचर ने किया है उसको। जैसा आपको मालूम है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, पेड़, प्राणी, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया। जबकि अन्य का निर्माण, जैसा सड़क किसने बनाया? इंसान ने बनाया। जैसा कार इंसान ने, मनुष्य ने बनाया। किताब, कपड़े, घड़ी, जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी, जैसा कि आपका ब्रिज, तो ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो इस तरह आप देखते हैं कि पर्यावरण के घटकों में यदि आप कुछ चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें प्राकृतिक जो घटक आते हैं, उसमें आता है आपका स्थल मंडल। आप यहाँ देख सकते हैं, यह स्थल मंडल है। हम इसका विस्तृत जानकारी भी हम लेंगे, जैसा वायुमंडल, जल मंडल, सजीव, मतलब जहाँ पर सजीव रहते हैं
वनस्पति और प्राणी, जिसको हम पादप या वनस्पति और उसको जीव जंतु या प्राणी उसको कहते हैं, तो यह सजीव भी उसके अंदर है। अब यह हो गया आपका प्राकृतिक घटक। दूसरा जो है मानव निर्मित, मतलब मनुष्य ने ऐसी चीज़ों को निर्माण किया जिसका प्रकृति यानी प्रकृति ने नहीं उसको बनाया। जैसा ऊंची ऊंची इमारतें, आपको मालूम है जब आप शहर में जाते हैं तो ऊंची ऊंची इमारतें आपको दिखाई देती हैं, ये कोई प्राकृतिक नहीं है, उसको मनुष्य ने बनाया है। इसके अलावा जिस मैदान के अंदर आप लोग खेलने के लिए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, या कई ऐसे जो स्थान होते हैं बड़े शहर में, वहाँ लोग पार्क होते, वहाँ से सुबह या शाम के समय बच्चे खेलने के लिए आते हैं, या लोग भी बड़े बुजुर्ग भी वहाँ जाते हैं, तो ये सब मनुष्य ने बनाया। इसके अलावा पुल, जैसा कि नदियों के ऊपर पुल बनाए जाते हैं, तो मनुष्य, सड़क, उद्योग, स्मारक और अन्य कई सारी चीज़ें, इसको जैसा किताबें, आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो किताब, पेन, पेंसिल, सिस पेंसिल, आपका स्टेपलर, ये किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। जैसा कि आप तीसरा घटक यदि आप देखते हैं, उसमें एक व्यक्ति, समाज से उसकी शुरुआत होती है, वो भी एक पर्यावरण का घटक है। मन, जैसा कि हम मोटा मोटी तौर पर देखते हैं कि इस वातावरण के अंदर या वायुमंडल में जो भी चीज़ें मनुष्य के चारों ओर होती है, तो ये एक पर्यावरण के घटक होते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति फिर उसका अपना घर, परिवार, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, परिवार, पति पत्नी और उनके बच्चे, या समुदाय कई सारे लोगों का समुदाय बनता है। इसके अलावा अलग अलग धर्मों पर विश्वास रखने वाले लोग और उनके प्रार्थना स्थल आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा शैक्षिक संस्थाएं, अलग अलग शैक्षिक संस्थाएं, वो भी एक पर्यावरण का घटक है, इसको ये मानो। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां आपकी किस पर चलती है, आपके रोजगार, और उससे आपको पैसा मिलता है। जैसा आप कोई काम धंधा करते तो उससे आपको पैसा मिलता है, गाड़ी चलाता है कोई जो है रेलवे एम्प्लॉई है, तो ये अलग अलग तरह का। इसके अलावा जो राजनीतिक स्थिति है, तो ये सभी चीज़ें आपको ये पर्यावरण के घटकों के अंदर मिलती है। अब ये पर्यावरण क्यों बदल रहा है? जैसा कि हमने देखा हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में, जैसा कि हमने रवि स्कूल में आ रहा था लंबी छुट्टी के बाद, वहाँ देखा उन्होंने, पहले वहाँ खेल का मैदान था, वहाँ कई उनके सपाटी और बच्चे खेलते थे, वहाँ तितलियाँ थी, फूल थे, घास के मैदान थे, लेकिन सब कुछ जो है उसको मनुष्य ने नष्ट कर दिया। मतलब मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण को छेड़छाड़ किया। जैसा कि ऊंची इमारतें, क्यों? वहाँ रहने के लिए ऊंची इमारतें उन्होंने बनाई, और जिसके कारण पर्यावरण जो पहला प्राकृतिक था वो नष्ट हो गया और वह ऊंची इमारतें बन गई। तो इस तरह पर्यावरण के अंदर हमारे आसपास भी कुछ इस तरह के छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं, और ये पर्यावरण में बदलाव हमारी जरूरतों के कारण होता है। क्यों होता है? जैसा कि मनुष्य के पास पैसा आ गया, अब उसको लग रहा, पहला उसको झुग्गी झोपड़ी में रहता था या उसका मकान जो है छोटा था, अब उसके पास पैसा आ गया तो उसने सोचा कि मैं बड़े फ्लैट में क्यों ना चले जाऊं। तो इसके कारण जहाँ पर ज़मीन, वहाँ खेती हुआ करती थी, वहाँ मैदान हुआ करते थे, घास होती थी, पेड़ पौधे होते थे, लेकिन मनुष्य ने उसके साथ छेड़छाड़ की और पर्यावरण में हमारी ज़रूरतों के कारण बदलाव आया। दिन प्रतिदिन वातावरण में बदलाव के कारण ऐसा होता है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट कर देते हैं। ये आज जो है आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, आज जो आपका भूमंडलीय तापमान जो है बढ़ रहा है, हमारे जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। क्यों? हमारी ज़रूरतों के कारण हमने इस पर्यावरण को छेड़छाड़ की है, और जिसके कारण हमको इस तरह के बदलाव आपको दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे करके वो बर्फ जो है आपका पिघलने लगा है। तो ये बदलाव है एक प्रकार से। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अभी आप देखिए, एक प्रकार की ये पर्यावरण यानी एनवायरमेंट की ये व्याख्या है। किसी भी जीवित प्राणी, अभी जैसा हम लोग जीवित है, एक प्राणी है, मनुष्य भी एक प्राणी है, लेकिन अन्य प्राणियों से थोड़ा सा समझदार है। जैसा कि किसी जीवित प्राणी के चारों ओर, मतलब हमारे चारों ओर
पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, जैसा कि हमने देखा मानव निर्मित, जो पर्यावरण के घटकों के अंदर हमने देखा कि वो मानव निर्मित है, मानव है, या आपके प्राकृतिक रूप से वो बना हुआ है। तो यह सभी चीजें वो इंसान के चारों ओर या मनुष्य के चारों ओर होती है। वस्तु एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। जैसा कि हमने देखा, ये आपका मैदान, खेत, पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। झीलें, पानी, ये प्राकृतिक है। लेकिन उसके साथ मनुष्य ने जैसा ट्रेन शुरू कर दिया, जैसा मकान बनाना शुरू कर दिया, जैसा किताबें हैं, जैसा अभी आप देखिए मोबाइल है, ये मनुष्य ने बनाया है उसको। जैसा आपका ट्रैक्टर है, जैसा आपकी बैलगाड़ी, ये बैलगाड़ी मनुष्य ने बनाई। तो इस तरह आपके आसपास जो भी चीज है, और ये प्रकृति प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित, इन दोनों घटकों का ये मिश्रण है। आगे आप देखिए, हमारे पर्यावरण, जैसा हमारे पर्यावरण पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। क्योंकि हम लोग जहाँ भी कहीं जाते हैं तो हमारा संबंध पर्यावरण के साथ आता है। और ये हमें सांस लेने के लिए हवा, आप कहीं भी चले जाइए आपको हवा लगेगी, ये आपको पर्यावरण से मिलते हैं। पीने के लिए पानी आपको मिलता है, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान आपको इस पर्यावरण से होती है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, मतलब उसके जरूरतों के कारण इस तरह प्राकृतिक पर्यावरण को छेड़छाड़ करता है। उसकी जरूरतों के कारण कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। अब ये वायु को प्रदूषित करता है तो उसका इंसान या मनुष्य के ऊपर उसका असर पड़ता है। लेकिन गाड़ी का उपयोग हमको एक स्थान से दूसरे स्थान कम समय में पहुंचने के लिए उसका उपयोग होता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। जो आपका तालाबों में, झीलों में, नदियों में पानी है, उसका हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। कारखानों में हमें आवश्यक अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण ये फैक्ट्री अथवा कारखानों में होता है। लेकिन उससे धुआं निकलता है और उसमें प्रदूषण होता है। लेकिन कारखानों में जो चीजें निर्माण होती है वो चीजें भी हमारे लिए आवश्यक होती हैं। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तन होता है। क्योंकि ये आवश्यकता है, पानी पीना हमको आवश्यकता है, कार की आवश्यकता है, आपको औद्योगिकरण यानी कारखानों की आवश्यकता है। उसमें जो चीज़ें निर्मित होती है उसका हम अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका दूसरा असर ये होता है, जैसा हमने गाड़ी के एग्जाम्पल देखा, तो उसमें कार का उपयोग हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए होता है। लेकिन उसी कार का धुआं निकलकर हमारे शरीर पर उसका असर पड़ता है और उसका ये पर्यावरण में पर भी उसका असर पड़ता है। अभी आप देखिए, यह आपका प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली दो परिस्थितियां। अभी आप यह देखिए, एक है जीवीय और दूसरा यह अजीवीय। सजीव प्राणी का संसार, मतलब उसमें आपका आ गया वनस्पति और प्राणी। अब इनका एक संसार है, वो एक जैव मंडल पृथ्वी के सतह पर है। दूसरा है अजीवीय, ये निर्जीव पदार्थों का संसार। अभी आप देखिए स्थल जिसका उपयोग हम रहने के लिए करते हैं। जहाँ स्थल पर जो मिट्टी है उसका हम फसल उगाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वहाँ पर हमारे जंगल होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर हम खनिज, जो जंगल के अंदर या अपना ज़मीन के अंदर से हम ये निकालते हैं, आपका माइनिंग जो है, खनिज निकालते हैं। तो यह हर चीज़ का हमें उपयोग होता है, चाहे वह सजीव चीज़ रहे या निर्जीव अथवा जीवी अथवा अजीवी चीज़, क्योंकि इन सभी का संबंध आपके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ होता है। अभी आप देखिए, ये प्राकृतिक पर्यावरण, अभी हमने देखा ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर जैसा कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। अब ये नेचुरल इन्वायरमेंट जो आपका होता है, भूमि चाहिए उसके लिए, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर आपका पानी है भूमि पर, जहाँ पर आपका खनिज संसाधन निकलता है, मतलब भूमि हमारे लिए अत्यावश्यक चीज़ है।
जैसा वन संपदा उसके अंदर होती है, पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए हमें वनों की आवश्यकता होती है और ये वन आपको भूमि पर मिलते हैं। इसके अलावा जल, जल पानी के बगैर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। वायु, ये भी हमारे लिए आवश्यक है, पेड़ पौधे और जीव जंतु, इन सभी का मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण यह बनता है। जैसा कि इस प्राकृतिक पर्यावरण के भी आप चार प्रकार उसमें आप देखेंगे। जैसा कि उसमें आपका स्थल मंडल, अब उसमें लेथोस्फीयर उसको बोलते हैं। जैसा हम एक एक को और अधिक विस्तृत जानकारी हम लेंगे। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप लोग परिचित है। इसका आपका दैनिक जीवन में हर रोज संबंध आता है। जैसा कि पर्यावरण का एक बार फिर उत्पत्ति हम देखते हैं। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस में। जैसा कि हमने देखा, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसा कार है, सड़क है, रेलवे यदि आप वहाँ नहीं रहते, वह है, ये आपका मकान है, आपका घास का मैदान है, खेती है, मतलब आपका और दोस्त है, जो भी चीज़ आपको मिलती है आपके आसपास में, कूड़ा करकट या आपका कोई भी चीज़ आपके आसपास जो दिखती हैं, वह सब पर्यावरण के घटक हैं। अभी हम एक एक की विस्तृत जानकारी उसमें लेंगे। जैसा ये स्थल मंडल, आप उसमें देख सकते कि सड़क दिखाई है, उसमें बसें जा रही हैं, या आपको दिखाई दे रहा है, या खेती है, या ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, या देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये आप देखिए जल मंडल, आपको ये पानी दिखाई दे रहा है, एक जहाज जा रहा है, तो यह आपका जल मंडल। ये वायुमंडल के अंदर आप देख सकते ये आकाश, और उसमें क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये विमान जा रहा है, तो ये भी, उसका भी वायुमंडल की आवश्यकता है। यह जैव मंडल, जैव मंडल में वनस्पति, पेड़ पौधे, प्राणी, तो ये सभी चीज़ें ये प्राकृतिक पर्यावरण के क्षेत्र अथवा घटक है। अभी हम एक एक की और विस्तृत जानकारी उसमें लेंगे। अभी आप देखिए ये प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार क्या है। अभी आप देखिए यह स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस पपरटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। अभी आप यहां देख सकते हैं पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत, जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है। अभी आप देखिए महाद्वीप टोटल 7 है। जैसा आपको समुद्र महाद्वीपों में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया है ना, इस तरह अफ्रीका, तो ये टोटल 7 महाद्वीप है। और आपकी जो महासागर, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, तो इस तरह ये सब आपके स्थल मंडल पर ही आते हैं। अब उसमें पृथ्वी पर 29% आपका स्थल है, जमीन है, और 71% जल है। जैसा कि हम तो स्थल मंडल को लेथोस्फीयर भी उसको कहते हैं। अब स्थल माने जमीन या चट्टानों और खनिजों से बना है। आप देखेंगे हम जहाँ जिस पर हम रहते हैं, तो ये क्या है, तो ये चट्टान, जैसा मराठी में हम उसको खड़क बोलते हैं, पत्थर, चट्टानों या खनिजों से बना है। जो बहुत सारे खनिज हमारे ये जमीन के अंदर आपको मिट्टी में मिश्रित मिलते हैं। जैसा मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। आप जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर आपकी फसलें आती है, घास आती है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये पर्यावरण के हर चीज की मनुष्य को आवश्यकता है। या पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियां वाला विशाल धरातल आपको मिलता है। अभी आप देखिए जमीन पर ही आपको पठार मिलता है, पहाड़ मिलता है, मैदान मिलता है, घाटी दरी मिलते हैं, या बर्फाच्छादित प्रदेश आपको मिलता है। इसके अलावा आपको रेगिस्तान का इलाका मिलता है, विशाल धरातल, विषम धरातल आपको मिलता है, समतल भूमि मिलती है, सब कुछ मिलता है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर पर भी यह मिलती है। जैसा कि आप देखिए यह स्थल मंडल का, आप यदि ये चित्र के द्वारा आप समझेंगे, यह आपको स्थल मंडल पर यह आपको भूमि दिखाई दे रही, या पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, या पानी आपको दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा यह खेती हो रही है, यह देख सकते हैं हम। अब यहाँ पर मनुष्य ने जैसा कि बस्तियां बनाने के लिए भी उसका उपयोग किया है। यह माइनिंग, यह देख सकते आप, ये लोहा आइस के जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं। तो इस तरह जमीन का यह स्थल मंडल का हमको कई रूपों में उसका उपयोग होता हुआ दिखाई देता है। अब ये कल्पना करिए कि यह स्थल मंडल यदि नहीं होता तो आपका जंगल नहीं होता, खेती नहीं होती, फसल नहीं उत्पादन होता, और जैसा गेहूँ चावल ये सब कुछ चीज़ें हमको नहीं मिलती। मानव बस्तियाँ, लोग कहाँ पर रहते थे, कहाँ पशुओं को चरने के लिए घास कहाँ से मिलता था, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का, जैसा लोहे का उपयोग हम जैसा ट्रेन बनाने के लिए करते हैं, उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल बनाने के लिए करते हैं, लोहे का कई सारी चीज़ों को, जैसा कि आपका खेती करने के लिए फाल है ना, तो उसका हम लोग उपयोग करते हैं। लोहे का हमारे जीवन में हर चीज़, मतलब हर चीज़ का, खनिज चीज का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, और यह हमें चीज़ें सब स्थल मंडल में मिलती है। अभी आप देखिए, वन हमको मिलता है स्थल मंडल पर। कृषि, मानव बस्तियों के लिए उपयुक्त भूमि, पशुओं को चरने के लिए खास स्थल हमको कहाँ मिलता है, ये स्थल मंडल पर मिलता है। इसके अलावा जो खनिज संसाधन है, लोह अयस्क तांबा जिंक सब कुछ, ये सब चीज़ें हमें ये ज़मीन के अंदर जो आपको मिट्टी मिश्रित है उसे खनिज हमको मिलते हैं। तो इसका मतलब यह स्थल मंडल मनुष्य अथवा प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अभी आप देखिए दूसरा, इसको हम जल मंडल या उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब ये जलमंडल, जल 71%, इसलिए पृथ्वी को हम जलीय ग्रह भी कहते हैं। अभी आप देखिए, जल के क्षेत्रों को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल कई पौधों और जानवरों के लिए घर है। अब देखिए, जैसा कि आपको महाद्वीपों पर वनस्पति, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर या जीव जंतु आपको जैसे मिलते हैं, वैसे समुद्र के अंदर भी जैसा शैवाल जैसी वनस्पतियां, मछलियां, जैसा ये एक प्रकार का जंतु है, वो भी आपको इस पानी के अंदर मिलता है, तो उनका घर है। वायुमंडल की तरह जलमंडल हमेशा गति में रहता है। जैसा आपने देखा, अब देखेंगे अगले चैप्टर में, जैसा कि गल्फ स्ट्रीम और लेबराडोर का प्रवाह है, जो आपका समुद्र के अंदर से यह धारा प्रवाह चलता है। तो इसका मतलब समुद्र का पानी जैसा जोर जोर से आकर तटवर्ती इलाकों को टकराता है, इसी तरह अब ये वायुमंडल, जैसा आप देखिए वायुमंडल में ये हमेशा गतिमान होता, हवा चलती है ना, तो इसी तरह ये जलमंडल है। नदियों की गति किसको आसानी से देखा जा सकता है, प्रवाह को। जल के स्रोत जैसा आप देखिए, जल आपको नदी के रूप में मिलता है, झीलों, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों में बनता है। जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ऐसा कोई ये नहीं कह सकते कि मैं बगैर पानी के बगैर जिंदा रह सकता। हर व्यक्ति, हर वनस्पति, जीव जंतु, इनके लिए जल अत्यंत आवश्यक चीज है, और जल के बगैर मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। अब यह तीसरा जो है, ये आता है आपका वायुमंडल, या उसको अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं। अभी आप देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। ये उसकी जनरली एक परिभाषा है। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, या और दूसरी हम व्याख्या और कह सकते हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय, जैसा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। और ये गुरुत्वीय जो बल है, जो कुछ बल के कारण पृथ्वी के साथ वह संलग्न है। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों के अवशोषण और ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात के धरातलीय तापमान को संतुलित रखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। जैसा कि वायुमंडल के जो संगठन में आप देख सकते हैं, अब उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन,
0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनान आदि गैस वायुमंडल में मिश्रित आपको मिलती है। वायुमंडल से परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अक्सर आपने देखा होगा, कभी बहुत बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा तापमान होता है, कभी जो है बहुत ठंडक लगती है, कभी ओला गिरता है। तो वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों के कारण मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देता है। अभी आप चौथा देखेंगे, ये पर्यावरण का घटक में आखिरी, ये जैव मंडल, ये बायोस्फीयर जो है, अब उसमें जैव मंडल अथवा जीव मंडल सामान्य रूप से पृथ्वी के सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के यह संभव होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहते हैं तो पृथ्वी के सतह अथवा प्रॉपर्टी एवं उसका सीमावर्ती वायुमंडल जिसमें जीव पाए जाते हैं उसको हम जीव मंडल कहते हैं। अभी आप देखिएगा, उसमें पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप यानी वनस्पति, जीव जंतु जैसा आपका छोटा से छोटा अति सूक्ष्म जीव जंतु से लेकर आपका बड़ा प्राणी, जैसा कि आपको पता है हाथी जैसा बड़ा प्राणी, यह सभी जैव मंडल का हिस्सा है और सजीव संसार का यह निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है। यहाँ जहाँ पर आपको स्थल, जैव मंडल में आपको जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अभी आप एक कल्पना करिए, यदि जमीन नहीं होगी तो लोग कहाँ रहेंगे, हमारी खेती कहाँ होगी, हमारी फसल उत्पादन कहाँ होगा, वनस्पति, पेड़ पौधे ये सब कहाँ आएगी। इसलिए स्थल मंडल हमारे लिए आवश्यक है पर्यावरण के घटक में। जैसा कि जल मंडल, जल, पानी के बगैर वनस्पति, पेड़ पौधे और जीव जंतु जीवित रहना असंभव है। वायु, जैसा ऑक्सीजन नहीं है तो हम कैसा जीवन बिताएंगे। जैसा ऑक्सीजन है या आपका हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है और ये अलग अलग प्रकार के आप, जैसा कि नाइट्रोजन है, वो हर चीज़, जैसा नाइट्रोजन वनस्पतियों के लिए काफ़ी उपयुक्त तो होता है, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सभी चीज़ें मनुष्य अथवा पर्यावरण के लिए, वनस्पतियों के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अभी आप देखिए, ये हम इसके ऊपर आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं। अब ये हमारा इस तरह का आपको ऑनलाइन वीडियो हम कंटिन्यू देते रहेंगे। आपको हम कुछ अभी प्रश्न दे रहे हैं, या आप वीडियो देखने के बाद दूसरे दिन इस प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है। और आप लोग अभी किताबें भी स्कूल से लेके गए हैं तो आपको अभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप इन वीडियो को भी देखते चलिए, उसमें ही उत्तर हैं। और इसके अलावा जो हम प्रश्न आपको दे रहे हैं उसका आपको उत्तर लिखकर आपके नोटबुक में वो कागज़ का आपको हमको फ़ोटो लेकर ये हमको व्हाट्सएप के थ्रू हमको भेजना भी है, तो जिससे हमको भी पता लग जाएगा कि आपने कैसे स्टडी किए, क्या आपको समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आ गया। और इस तरह का कोई समस्या है तो उसका आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम। जैसा प्रश्न है, पर्यावरण किसे कहते हैं। दूसरा, पर्यावरण, पहला पर्यावरण किसे कहते हैं। दूसरा, मानव निर्मित पर्यावरण के घटक कौन से हैं। तीसरा, स्थल मंडल किसे कहते हैं। चौथा, जीवीय का अर्थ क्या है। और पांचवा, जल मंडल से क्या तात्पर्य है। तो इस तरह ये आप भाग पहला हमारा समाप्त होता है और भाग दूसरा भी हम जल्दी भेजेंगे। आप लोग पढ़ाई करिए। आप सभी को धन्यवाद।